एजुकेशन और टीचिंग लाइसेंस के लिए कोऑपरेटिव लर्निंग का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वुर किया जाता है। आइए आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे, इसके एम्स देखेंगे, उसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स का रोल और इसका मुकम्मल प्रोसीजर समझेंगे कि इसके ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं हम सादा और आसान अल्फाज में। इट इज 21st century famous strategy in which students work in groups to learn content and skill inside or outside of classroom। ये 21st सेंचुरी की बहुत ही मकबूल और बड़ी फेमस स्ट्रेटजी है जिसके अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वर्क इन ग्रुप्स में काम करते हैं और कंटेंट या स्किल्स सीखते हैं इनसाइड या आउटसाइड ऑफ क्लासरूम। यानी टीचर्स अगर स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर वहां पर ग्रुप एक्टिविटी करवाता है तो वहां पर भी हो सकता है, और उनको कोई ऐसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट देता है जो वो अपने घर जाके आपस में कम्युनिकेट करके या एक जगह कहीं पर इकट्ठे होकर वो कर सकते हैं। इस चीज को हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी या कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। अब हम देखते हैं कि इसके एम्स और बेनिफिट्स क्या हैं। जब बच्चे कोऑपरेटिव लर्निंग करेंगे, ग्रुप वर्क करेंगे, तो उनकी एक्टिविटी में जो सोशल स्किल्स हैं उनकी प्रमोशन डेफिनेट है। बच्चे सोशली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को हेल्प करेंगे, इसलिए उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, एक दूसरे को हेल्प करने की जो आदत है वो बेहतर होगी। फिर क्या होगा जी, इंप्रूव लर्निंग। जो स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच होती है ना, वो बाज़ औक़ात टीचर की फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच नहीं हो रही थी बाज़ स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बहुत आसानी से और आसान अल्फाज के अंदर समझा सकता है, इसलिए ज़रा चेंज हो जाता है। एक ही स्ट्रेटजी टीचर आ रहा है, वो पढ़ा रहा है, तो बड़ा बोरिंग और डल किस्म की सिचुएशन हो जाती है। इसलिए जो लर्निंग है वो एक्सपेक्टेड होती है कि वो ज़्यादा इंप्रूव्ड होगी। उसके बाद इंप्रूव्ड मोटिवेशन, बड़े मोटिवेटेड होते हैं हर कोई एक दूसरे से। ये ग्रुप डायनामिक्स होते हैं कि हर कोई एक दूसरे के साथ कंपीट करता है, कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से ये असाइनमेंट या प्रोजेक्ट करूं। हर कोई अपने एंड पे कोशिश कर रहा होता है, तो जो मोटिवेशन है वो बहुत बेहतर होती है। बेटर प्रिपरेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिचुएशन, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, उनके ज़रिए ये रियल वर्ल्ड के अंदर आपने दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, किससे कैसे बात करनी है। तो आप ग्रुप की सूरत में अगर काम कर रहे हैं, उस सूरत में आप रियल वर्ल्ड या प्रैक्टिकल प्रोफेशनल दुनिया के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स और चंद एक एम्स, तो ये हैं इसके एम्स और बेनिफिट्स। अब होते कैसे हैं ये ग्रुप्स? एक तो ग्रुप के लिए रिकमेंडेड है कि छोटा ग्रुप बनाया जाए 2 से 4 स्टूडेंट्स का। अब 2 से 4 ये थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, बाज़ जगह पे आप 2 से 5 स्टूडेंट्स, 2 से 6 स्टूडेंट्स भी आपने देखा होगा, लेकिन जो सबसे सूटेबल है वो 2 से 4 स्टूडेंट्स हैं। अब इनकी 3 टाइप्स हैं, आगे ग्रुप्स की 3 टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहले है फॉर्मल, इसमें 2 से 4 स्टूडेंट्स हैं, ये तमाम ग्रुप्स के अंदर सेम रहेगा। ये इनकी तादाद थोड़ी बहुत ज़्यादा या कम हो सकती है। अब क्या होगा जी, असाइन टास्क एंड रोल्स टू ईच स्टूडेंट। एक असाइनमेंट दी है, उसके अंदर बताया जाएगा कि ये लीडर होगा, दूसरा जो है ना वो फैसिलिटेटर होगा, तीसरा जो है इसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इसलिए इसके अंदर रोल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, प्री डिटरमिन्ड रोल्स होते हैं कि किसने कौन सा काम करना है। ये फॉर्मल ग्रुप कहलाता है। दूसरा है इनफॉर्मल, जो स्टूडेंट्स हैं 2-4 का ग्रुप बना दिया जाता है, उसके अंदर देखा जाता है कि कौन कितना काबिल है, उसकी अचीवमेंट लेवल क्या है। इस तरह का जो हेट्रोजीनियस किस्म का, यानी मुख्तलिफ जहानत, मुख्तलिफ अकसाम के बच्चे आपस में शामिल कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको कोई रोल असाइन नहीं किया जाता। वो खुद से एक दूसरे को डिफाइन कर देते हैं कि आपने ये काम करना है, दूसरे ने ये करना है और तीसरे चौथे ने ये काम करना है। तो इसमें टीचर का किरदार सिर्फ ग्रुप फॉर्मेशन के ये 4 बच्चे फलां असाइनमेंट इतने दिन के बाद मुकम्मल करके देंगे। तो ये इनफॉर्मल और कैजुअल किस्म का एक ग्रुप होता है। तीसरा है बेस ग्रुप, यानी ये
ये होता है पूरे साल के लिए, पूरे सेमेस्टर के लिए, या किसी एक एक्टिविटी के लिए कि जी थ्रू आउट ये 3-4 बच्चे होंगे या ये 5 बच्चे होंगे जो पूरे साल एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे। तो उसके अंदर भी उनकी जहानत, उनका कम्युनिकेशन, उनकी जो है ना वो मुख्तलिफ स्किल्स को मद्देनज़र रख के पूरे साल के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है। वो ग्रुप में एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। ये पूरे सेमेस्टर, साल या एक्टिविटी के लिए हो सकता है, इसलिए इसको बेस ग्रुप कहा जाता है। अब देखते हैं जनाब, जो टीचर है वो क्या काम करेगा। टीचर साफ ज़ाहिर है ग्रुप्स बनाएगा, तो एक तो इंटरेस्ट बड़ा पैदा होगा, और ये नहीं करेगा जब उसने ग्रुप्स बना दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से काम करवाएगा, इसलिए वो फैसिलिटेट करेगा ग्रुप वर्क को। दूसरा क्या करेगा, इनकरेज पार्टिसिपेशन मैक्सिमम। ये नहीं कि वन मैन शो है तो ग्रुप का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको इनकरेज करेगा कि तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन इसके अंदर लाजमी है और हर कोई अपना रोल प्ले करे। फिर प्रोवाइड गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। फैसिलिटेटर है, जहाँ पर बच्चे स्टक हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को कोई मसला है, तो वहाँ पर वो गाइडेंस देगा, स्पून फीडिंग नहीं करेगा, यानी पूरा कंटेंट उठा के उनको दे देना जी इसकी असाइनमेंट बनानी है, ये नहीं। गाइड हमेशा थोड़ी सी फैसिलिटी आपको देता है, तो ये गाइड के तौर पर काम करेगा। फिर इसका क्या काम है जी, फोस्टर पॉजिटिव सोशल स्किल्स। अच्छा, ग्रुप वर्क के अंदर मसाइल होते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने आप को प्रोमिनेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ होते हैं बहुत पीछे होते हैं आपस में, यानी जो बड़ा है वो बुलिंग कर सकता है, छोटे बच्चों को मसला हो सकता है। तो इसके अंदर कि जी आपका जो रिलेशनशिप है वो भी एक रिस्पेक्ट लेवल का होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लर्निंग के लिए होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी वो ख्याल रखता है, टीचर का ये काम होता है इस चीज़ को सुपरवाइज करना कि उनके जो रिलेशनशिप है, उनकी कम्युनिकेशन और एक दूसरे को जो हेल्प करना है वो पॉजिटिव एंगल से हो। ये आज का था हमारा मुख्तसर सा टॉपिक। होपफुली आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।